हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन। ठीक है, चलो। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन। ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखा है मेन रिएक्शन ऑफ एल्केन। देखो, जो एल्केन की मेन रिएक्शन होती है वो होती है एफ आर एस आर। क्या होती है? एफ आर एस आर। ठीक है, एल्केन की मुख्य अभिक्रिया एफ आर एस आर, पूरा नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, एल्केन की मुख्य अभिक्रिया एफ आर एस आर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। याद रहेगी बात। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नोट करो। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एफ आर एस आर, मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप। इसमें एक होता है हेलोजिनेशन, मतलब हेलोजनीकरण। एक होता है नाइट्रेशन, मतलब नाइट्रीकरण। एक होता है सल्फोनेशन, यानी कि सल्फोनीकरण। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होता है? एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया हेलोजन से कराते हैं। किससे कराते हैं? हेलोजन से। सॉरी, एल्काइल हैलाइड की नहीं, एल्केन की। किसकी? एल्केन की। एल्केन की अभिक्रिया, एल्केन की अभिक्रिया X2 से कराते हैं। ठीक है, हेलोजिनेशन में क्या होता है? जो एल्केन होती है उसकी अभिक्रिया X2 से कराते हैं। इसमें एल्काइल हैलाइड बनता है। ठीक है, जो हेलोजिनेशन है इसमें क्या बनता है? एल्काइल हैलाइड बनता है। ठीक है, अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लिखा आर सी एच टू, सॉरी आर सी एच थ्री, और साथ में X2 ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे मान लो लिख दिया जाए सनलाइट, या इस तरह से लिख दिया जाए एच न्यू, है ना। और मान लो यहाँ पे अपन एल्काइल हैलाइड बना दे RCH2X, ये एल्काइल हैलाइड बन गया प्लस HX। ठीक, तो इसकी मैकेनिज्म क्या होती है हम मैकेनिज्म से समझते हैं, है ना। देखो, ये एल्केन है RCH3, है ना, ये हेलोजन है, और ये बना एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। ठीक है ना। तो हेलोजिनेशन में जो एल्केन है उसकी अभिक्रिया हेलोजन से करवाते हैं और एल्काइल हैलाइड बनता है। ठीक, अब मैकेनिज्म से समझते हैं कि ये होता कैसे है। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म को बोलते हैं बेटा क्रियाविधि। क्या बोलते हैं? क्रियाविधि। मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? क्रियाविधि।
इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। इसकी जो मैकेनिज्म है उसमें 3 स्टेप होती है, यानी कि 3 चरण होते हैं। ठीक, पहला चरण क्या है? पहला चरण है देखो, एक होता है चेन इनिशिएशन, एक होता है चेन प्रोपागेशन और एक होता है चेन टर्मिनेशन। तो पहली स्टेप है चेन इनिशिएशन। पहली स्टेप क्या है? चेन इनिशिएशन। जो चेन इनिशिएशन है इसमें फ्री रेडिकल बनता है। चेन इनिशिएशन में क्या बनता है? फ्री रेडिकल, है ना। मैं लिख देता हूं, इसमें फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, फ्री रेडिकल कैसे बनता है समझो। जैसे ये X2 है, इसको थोड़ा स्टाइल से बना लिया ऐसे X2, और ये जो H न्यू है इसका मतलब है सनलाइट। क्या मतलब है इसका? सनलाइट। ठीक है, सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो X2 है, यहाँ पे इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, X2 के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन को ये वाला हेलोजन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन को ये वाला हेलोजन ले लेगा, जिससे क्या बनेंगे? हेलोजन रेडिकल। क्या बनेंगे? हेलोजन रेडिकल। ठीक है, तो ये हेलोजन रेडिकल बन गए। ये हुआ पहला चरण। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे चरण को बोलते हैं चेन प्रोपागेशन। क्या बोलते हैं? चेन प्रोपागेशन। चेन प्रोपागेशन, चेन प्रोपागेशन, है ना। ये जो स्टेप है चेन प्रोपागेशन, इसमें क्या होता है, इसमें जो हेलोजन फ्री रेडिकल है वो एल्केन के ऊपर अटैक करता है। हेलोजन फ्री रेडिकल एल्केन के ऊपर अटैक करता है ना। हेलोजन फ्री रेडिकल एल्केन पर आक्रमण यानी कि अटैक करता है। ठीक है, कैसे अटैक करता है वो देखते हैं। जैसे ये एल्केन है, कौन है? एल्केन। तो हेलोजन फ्री रेडिकल एल्केन पर आक्रमण करता है। तो जैसे ये हमारा एल्केन है ना, इसको थोड़ा स्टाइल से बना ले इस तरह से। ये हो गया एल्केन। ठीक है, और ये हमारा हेलोजन रेडिकल। ठीक, अब क्या होता है बेटा, ये जो हेलोजन रेडिकल है ये इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है। किसके ऊपर अटैक करता है? हाइड्रोजन के ऊपर। जब ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है तो ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा। ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे और HX बाहर हो जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा? RCH2 रेडिकल प्लस HX बॉन्डिंग बना के बाहर निकल गए। ठीक है, इसको आप एल्काइल रेडिकल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एल्काइल रेडिकल। ठीक है, तो ये शुरू के 2 स्टेप हुए। पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन, इसको बोलते हैं श्रृंखला प्रारंभन, मतलब यहां से श्रृंखला प्रारंभ होती है। ठीक, तो इस चरण में क्या होता है, हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है और 2 हेलोजन रेडिकल बनते हैं। ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है।
दूसरी स्टेप है चेन प्रोपागेशन, इसको कहते हैं श्रृंखला संचरण। क्या बोलते हैं? श्रृंखला संचरण। इसमें क्या होता है, इसमें जो हेलोजन रेडिकल है वो एल्केन के ऊपर अटैक करता है, जिससे मिथाइल रेडिकल बनता है और HX बाहर निकल जाता। ठीक है, अच्छा एक आखिरी स्टेप बचा, यहीं पे बता दूं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, है ना। ठीक है, तीसरा स्टेप है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन, ठीक है। ये जो चेन टर्मिनेशन है, इसमें दो फ्री रेडिकल मिलते हैं। चेन टर्मिनेशन में दो फ्री रेडिकल मिलते हैं, ठीक है। इसमें दो फ्री रेडिकल मिलते हैं। जो चेन टर्मिनेशन है इसमें दो फ्री रेडिकल मिलते हैं, है ना। देखो कैसे मिलेंगे, जैसे मान लो ये यहाँ पे RCH2 रेडिकल बना, तो यदि इस टाइप के दो रेडिकल मिल जाए, जैसे RCH2 रेडिकल प्लस RCH2 रेडिकल, ठीक है ना, तो ये दोनों रेडिकल मिलके बना लेंगे RCH2CH2R, है ना। करना कुछ नहीं है, इस वाले रेडिकल को इस वाले रेडिकल से जोड़ दो, तो इस CH2 और इस CH2 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से, ठीक। अच्छा, या फिर ये हो सकता है कि अच्छा पहले मेन प्रोडक्ट बना ले, देखो जैसे RCH2 रेडिकल और एक ये X रेडिकल, ये वाला देखो यहाँ पे दो रेडिकल बने थे, जिनमें से एक तो इससे आके और हाइड्रोजन को लेके चला गया, एक जो बचा है वो मान लो ये है। तो ये दोनों रेडिकल जब मिलेंगे तो बनेगा RCH2X। क्या बनेगा? RCH2X। ये मेन प्रोडक्ट है, क्या है? मेन प्रोडक्ट, ठीक है, इस अभिक्रिया का मेन प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड, जैसा कि हमने लिखा भी है एल्काइल हैलाइड, तो ये मेन प्रोडक्ट हो गया। इसके अलावा यदि इस तरह के दो रेडिकल मिल गए, RCH2 रेडिकल प्लस RCH2 रेडिकल, तो यहाँ पे एल्केन भी बन सकती है, RCH2CH2R। यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये वाला रेडिकल इस वाले रेडिकल से मिलेगा, तो इस CH2 और इस CH2 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो इस तरह से एल्केन बन जाएगी, है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि दो हेलोजन रेडिकल मिले। कौन मिले? दो हेलोजन रेडिकल, जैसे एक रेडिकल जैसे एक रेडिकल ये हो गया और एक रेडिकल ये हो गया। यदि इस तरह के दो रेडिकल मिल गए तो फिर से X2 बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो जो चेन टर्मिनेशन है, यानी कि श्रृंखला समापन पद, इस पद में श्रृंखला समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती, इसलिए इसको श्रृंखला समापन पद बोलते हैं, चेन टर्मिनेशन। तो श्रृंखला समापन पद में दो फ्री रेडिकल मिलेंगे, ठीक है। दो फ्री रेडिकल मिलेंगे तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेंगे, एल्काइल हैलाइड मेन प्रोडक्ट होगा, और ऐसे एल्केन भी बन सकता है, या फिर से X2 भी इसमें बन सकता है, ठीक है। ये हो गई हेलोजिनेशन की मैकेनिज्म, आप पहले ये नोट करो। चलो इसमें कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे रिएक्टिविटी ऑफ X2 टुवर्ड्स एल्केन। रिएक्टिविटी ऑफ X2
टूवर्ड्स एल्केन, मतलब एल्केन के प्रति या एल्केन के लिए X2 की रिएक्टिविटी क्या होगी। तो याद रखना बेटा, X2 की रिएक्टिविटी इस तरह से होती है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है F2। कौन होता है? F2। उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2, है ना, और सबसे कम रिएक्टिव होता है I2। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा F2, उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2, और सबसे कम रिएक्टिव होता है I2। ठीक है, I2 सबसे कम रिएक्टिव होता है। ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव मतलब बहुत तेजी से और बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा। और ये थोड़ा लेस रिएक्टिव है, मतलब इसके साथ रिएक्शन स्लो होगी। कैसी होगी? स्लो, लेस रिएक्टिव। ठीक है, ये लेस रिएक्टिव है। अच्छा, अब हेलोजिनेशन में क्या होता है, जो हेलोजन है वो एल्केन में जाके ऐड तो होता है, लेकिन दूसरा वाला हेलोजन हाइड्रोजन को लेके बाहर निकलता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के विलोपन की दर भी पूछते हैं। हाइड्रोजन के विलोपन की दर मतलब रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा? रेट ऑफ एलिमिनेशन, रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के विलोपन की दर। तो हाइड्रोजन के विलोपन की दर इस तरह से होती है, पहले 3 डिग्री हाइड्रोजन निकलेगा, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन निकलेगा, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन निकलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल बनता है ना, FrSr, या यूं मान लो हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में फ्री रेडिकल बनता है, फ्री रेडिकल बनता है ना, इसलिए फ्री रेडिकल बनता है, इसलिए इसलिए एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब फ्री रेडिकल। ठीक है, जो हेलोजिनेशन है इसमें फ्री रेडिकल बनता है ना, इसलिए एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का जो एलिमिनेशन है वो समानुपाती होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, मतलब जो कार्बन फ्री रेडिकल बनता है उसकी स्टेबिलिटी के समानुपाती होगा। अब आपको याद होगा हमने कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखी थी, याद है? रिएक्शन मैकेनिज्म में, रिएक्शन मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं, जिनने नहीं पढ़ा है वो पीछे जाके देख ले वीडियो में। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बनाया था, बताओ? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब फ्री रेडिकल, इसका ऑर्डर हमने बनाया था 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो चूंकि जो कार्बन फ्री रेडिकल होता है उसकी स्टेबिलिटी 3 to 1 होती है, इसलिए हाइड्रोजन का जो एलिमिनेशन है उसकी रेट भी ये होगी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। मतलब 3 डिग्री हाइड्रोजन पहले निकलेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्लियर? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जैसे मान लो यहाँ पे
आर या आर को छोड़ो, CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये एल्केन है, अपन इसको प्रोपेन मान लो, ये प्रोपेन है ना, मान क्या लो, वो तो है ही प्रोपेन, ये प्रोपेन है। इसकी अभिक्रिया मान लो मैं Cl2 से करवा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने H लिख दिया। ये H का मतलब क्या है, H मतलब सनलाइट, H मतलब सनलाइट, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक, प्रोडक्ट। बताओ मेन प्रोडक्ट क्या होगा, मेन प्रोडक्ट, देखो बात को समझो, क्या होता है, क्या होता है देखो, जैसे ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, ठीक है। ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 2 डिग्री और ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ठीक है। अभी हमने देखा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इन तीनों में जो हाइड्रोजन के विलोपन की दर है वो 3 डिग्री की ज़्यादा है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो यहाँ पे 2 डिग्री और 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में से पहले कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, 2 डिग्री वाला। पहले कौन सा निकलेगा, 2 डिग्री वाला। देखो ये 3 डिग्री तो है ही नहीं वहां पे, तो उसको भूल जाओ। 2 डिग्री और 1 डिग्री में से पहले कौन निकलेगा, 2 डिग्री। तो पहले 2 डिग्री हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, जैसे ही हाइड्रोजन यहां से निकलेगा हेलोजन इससे जाके जुड़ जाएगा, तो जो मेन प्रोडक्ट होगा वो ये बनेगा, इस तरह से, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री से पहले ही 2 डिग्री निकल जाएगा और हेलोजन जाके वहां पे जुड़ जाएगा। अच्छा मान लो ये ऐसा होता, जैसे मान लो CH3C, CH3 CH CH3, या इसमें थोड़ा सा और जोड़ ले, CH2 CH3, ठीक है। 1 2 3 4 और एक ये 5, इसको अपन आइसोपेंटेन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आइसोपेंटेन। 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और साइड में एक चेन, आइसोपेंटेन। और मान लो इसकी अभिक्रिया Br2 से करवाता है, ठीक है। और यहाँ पे वही सनलाइट, H मतलब सनलाइट होता है, ठीक है। और हमको मेन प्रोडक्ट बताना है, यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, तो मेन प्रोडक्ट बताएंगे हम, है ना, मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, ठीक है, मेन प्रोडक्ट। बात को समझना है। आप मेरे को ये बताओ, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, ये वाला भी 1 डिग्री है, ये वाला भी 1 डिग्री है ना। अच्छा ये वाला, ये देखो ये दो तरफ से जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री है, और ये वाला ये 3 तरफ से जुड़ा हुआ है तो ये 3 डिग्री। अब हाइड्रोजन के विलोपन की दर क्या होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। मतलब 1 डिग्री से पहले 2 डिग्री निकलेगा और 2 डिग्री से पहले 3 डिग्री निकलेगा, ठीक है ना। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री से पहले कौन सा हाइड्रोजन निकल जाएगा, 3 डिग्री। मतलब इसके विलोपन की दर बहुत अधिक है, तो ये पहले ही यहां से निकल जाएगा, और जैसे ही ये यहां से निकलेगा Br इस पे आके जुड़ जाएगा। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो इस तरह से बनेगा। तो सर मेन प्रोडक्ट के अलावा और कुछ प्रोडक्ट भी बनता है क्या, हाँ बनता है। देखो जो मेन प्रोडक्ट है उसी को हम मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर प्रोडक्ट। जो मेन प्रोडक्ट है उसी को हम क्या कहते हैं, मेजर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, मुख्य उत्पाद। तो ये हम मेजर प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक होता है माइनर प्रोडक्ट,
क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने 2 डिग्री पे हेलोजन जोड़ा तो मेजर बना, यदि 1 डिग्री पे जोड़ देते तो माइनर बनता। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे आपने 3 डिग्री पे हेलोजन जोड़ा तो ये मेजर बना, यदि 2 डिग्री या 1 डिग्री पे जोड़ते तो वो माइनर हो जाता। ठीक है, इस प्रकार मेजर और माइनर बनता है। लेकिन यदि अभिक्रिया में कोई एक प्रोडक्ट बना हुआ है, मतलब वो मेन प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट उसे कहते हैं जो अधिक मात्रा में बनता है, ज्यादा मात्रा में बनता है। ठीक है, नोट करो। चलो इसके बारे में कुछ और बातें समझते हैं। जैसे मान लो आपको कोई रिएक्शन दी, जैसे मान लो CH4 लिखा, यहाँ पे Cl2 लिखा, और मान लो Cl2 एक्सिस में दे दिया जाए, काय में दे दिया जाए, एक्सिस में, और यहाँ पे लिख दिया जाए सनलाइट और ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो याद रखना जब हेलोजन एक्सिस में होता है यानी कि अधिकता में होता है तो वो जितने भी हाइड्रोजन है सबको रिप्लेस कर देगा। जैसे ये मेथेन है, ये कौन है, मेथेन, तो ये हेलोजन मेथेन के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। देखो कैसे, सबसे पहले CH4 प्लस Cl2 है ना, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह पे हेलोजन जाके जुड़ जाएगा, ये बना। ठीक है, प्लस HCl, फिर वापस इसको ले लो, CH3Cl प्लस Cl2। ठीक है, अब क्या होगा, तो ये जो है ये हेलोजन फिर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो ये हो जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। ठीक है, वापस इसको ले लो, फिर Cl2 की अभिक्रिया करवा दो। सर इतने Cl2 कहाँ से आ रहे हैं, ये एक्सिस में ले रखा ना हमने एक्सिस में ले रखा, जितने चाहे उतने Cl2 ले लो। फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और एक क्लोरीन आके फिर जुड़ जाएगा, तो 2 तो पहले ही थे, एक और आ गया तो 3 हो गए, प्लस HCl। ठीक है, अच्छा CHCl3 प्लस Cl2, अभी भी देखो एक हाइड्रोजन है, तो ये हेलोजन इस हाइड्रोजन को भी यहाँ से रिप्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, CCl4 प्लस HCl, है ना। तो यदि हेलोजन एक्सिस में है तो ये सारे प्रोडक्ट पॉसिबल है। क्लियर, नोट करो। अच्छा, इस पे जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया आपको, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया, बोले CH4 है, ठीक है, प्लस Cl2 है और यहाँ पे सनलाइट है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट दे दिया। आपसे पूछा कि भैया प्रोडक्ट बताओ क्या है, ऑप्शन ए CH3Cl, ऑप्शन बी CH3CH3, ऑप्शन सी CHCl3, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। बताओ क्या आंसर लगाएंगे, तो यहाँ पे हम आंसर लगाएंगे ऑल ऑफ दिस। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हेलोजन इससे जाके जुड़ेगा तो मिथाइल क्लोराइड बनेगा। अच्छा, मैकेनिज्म से यदि हम देखें, कैसे देखें, मैकेनिज्म से, तो मैकेनिज्म के दौरान यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो CH3 और एक हाइड्रोजन ऐसा बना देता हूँ। ठीक है, मैकेनिज्म के दौरान क्या होगा, ये 2 Cl2 है तो एक Cl रेडिकल इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे मिथाइल रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा, मिथाइल रेडिकल प्लस HCl। अब ये जो मिथाइल रेडिकल है, ये जो मिथाइल रेडिकल है,
इस तरह के यदि दो रेडिकल मिला दे, इस तरह के यदि दो रेडिकल मिला दे तो क्या बन जाएगा, CH3CH3, मतलब ये भी पॉसिबल है। अच्छा, यदि ये एक्सिस में होगा तो ये भी पॉसिबल है, मतलब ये सारे ही प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो। चलो इसके बारे में कुछ और बातें पढ़ते हैं। जैसे यदि हम फ्लोरिनेशन की बात करें, किसकी बात करें, फ्लोरिनेशन की, तो ये अनकंट्रोल होता है। कैसा होता है, अनकंट्रोल, ये अनकंट्रोल्ड, ये अनकंट्रोल्ड होता है। कैसा होता है, अनकंट्रोल्ड। जो फ्लोरिनेशन है, मतलब फ्लोरीन की जब रिएक्शन होगी तो ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड होगी। कैसी होगी, अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड मतलब इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है ना। जैसे मान लो आपने फॉर एग्जांपल मेथेन लिया, CH4 प्लस F2। ठीक है, ये मोर रिएक्टिव है, वेरी मोर रिएक्टिव, वेरी मोर रिएक्टिव। तो ये क्या करेगा, ये सारे हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर देगा और इस तरह से HF बना लेगा, है ना। यहाँ पे इसके 2 मोल ले लेंगे अपन इस तरह से, 2F2। ठीक है ना। तो ये 4 हाइड्रोजन को निकाल के भग जाएगा और ये क्या बन गया, कार्बन ब्लैक। ये क्या बन गया, कार्बन ब्लैक। ठीक है बेटा, याद रखना। जो फ्लोरिनेशन है वो अनकंट्रोल्ड होता है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जब फ्लोरीन की रिएक्शन आप CH4 से करवाएंगे तो यहाँ पे कार्बन ब्लैक बनता है, कार्बन कज्जल। ठीक है ना। इसका उपयोग इंक वगैरह में करते हैं, टोनर वगैरह में करते हैं, है ना। अच्छा, दूसरी चीज आयोडीनेशन। आयोडीनेशन, ये जो आयोडीनेशन होता है ना, ये बहुत स्लो होता है। ये स्लो होता है। अच्छा, ऐसा लिखते हैं, ये स्लो तथा रिवर्सिबल होता है। ये स्लो तथा रिवर्सिबल होता है, मतलब एक तो स्लो प्रोसेस है, मतलब बहुत धीमी प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे होगा, है ना, यानी कि स्लो। तो एक तो स्लो है और दूसरा दूसरा ये रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब, रिवर्सिबल मतलब, रिवर्सिबल मतलब देखो एग्जांपल से समझो। जैसे जैसे मान लो मैंने लिया CH4 प्लस HI लिया।
CH4 और HI लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3I बनेगा, CH3I बनेगा। और साथ में, अच्छा ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी, ये I2 लेंगे, है ना, क्या लेंगे, I2। तो एक तो CH3I बनेगा प्लस HI बाहर होगा यहाँ से। अब ये जो HI है ना, ये मोर रिएक्टिव होता है। कैसा होता है, मोर रिएक्टिव। देखो बात को समझो, जब मैं मेथेन की अभिक्रिया I2 से करवाऊंगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा और उसकी जगह पे हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, सॉरी आयोडीन आके जुड़ेगा, तो CH3I बनेगा और HI बाहर हो जाएगा। अब ये जो HI बना ना, ये मोर रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा, ये HI इस CH3I के साथ फिर से रिएक्शन कर लेगा और फिर से रिएक्शन करके वापस यही प्रोडक्ट बना देगा, मतलब CH4 और I2 बना देगा। यानी कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। कैसी होगी, रिवर्सिबल। तो चूंकि ये रिवर्सिबल ना हो, इसके लिए हम यहाँ पे कुछ ऑक्सीकारक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ऑक्सीकारक, यूज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि इस रिएक्शन को एक ही डायरेक्शन में ले जाना है तो यहाँ पे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा। देखो आप चाहो तो HiO3 यूज कर लो या आप चाहो तो HNO3 यूज कर लो, ठीक है। HiO3 यूज कर लो या HNO3 यूज कर लो। क्या क्या यूज कर लो, HiO3 यूज कर लो या HNO3 यूज कर लो। ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों रिएक्शन को एक ही डायरेक्शन में लेके जाएंगे, ये वाली डायरेक्शन में, ठीक है, प्लस HI। याद रहेगी बात। देखो फिर से सुनो, क्या होता है, जो फ्लोरीनेशन है वो अनकंट्रोल्ड है। फ्लोरीनेशन कैसा है, अनकंट्रोल्ड। मतलब आप मेथेन की अभिक्रिया फ्लोरीन से करवाएंगे, मेथेन की अभिक्रिया फ्लोरीन से करवाएंगे तो यहाँ पे कार्बन ब्लैक बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन ब्लैक, ठीक है। क्या बनेगा, कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक बन गया ये, ठीक। अच्छा, आयोडीनेशन की यदि हम बात करें तो आयोडीनेशन एक तो स्लो होता है और एक रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाने के लिए और इसको एक ही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या तो HiO3 का यूज कर लो या HNO3 का यूज कर लो। तो ये क्या करेंगे, अभिक्रिया को एक ही दिशा में लेके जाएंगे, ठीक है, नोट करो। चलो अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। अगला है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन की यदि बात करें तो देखो मैं आपको बताता हूँ नाइट्रेशन कैसे होता है। जैसे मान लो कोई एग्जांपल लिया हमने RCH2 और सॉरी RCH3, है ना, RCH3, और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं सांद्र HNO3 के साथ। किसके साथ, सांद्र HNO3 के साथ। तो यहाँ पे नाइट्रो एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन, ठीक है। ये कैसे बनेगा समझो बात को। जैसे मान लो इसको थोड़ा सा स्टाइल से बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये HNO3 है, इसको भी थोड़ा स्टाइल से बना लो इस तरह से, ठीक। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये इसको अपनी तरफ खींचेगा
और बाद में ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। बाद में क्या होगा, ये जो NO2 रेडिकल बनेगा ये इससे जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। ये बाद में यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो ये RCH2NO2 प्लस H2O, ठीक है। अच्छा, ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ये भी क्या है, ये भी फ्री रेडिकल ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर आधारित है। ये भी किस पर आधारित है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर आधारित है। मतलब मान लो यदि इस तरह से कुछ दिया जाए, जैसे मान लो CH3 CH2 CH3 और एरो पे लिख दिया जाए सांद्र HNO3, क्या लिख दिया जाए, सांद्र HNO3, और हमको प्रोडक्ट बताना पड़े, तो देखो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले हमने हाइड्रोजन के विलोपन की दर देखी थी। हाइड्रोजन के विलोपन की दर में क्या होता है, 1 डिग्री से ज़्यादा एलिमिनेशन होता है 2 डिग्री का, और 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री का। अब यहाँ पे 1 डिग्री और 2 डिग्री है, तो पहले किसका एलिमिनेशन होगा, 2 डिग्री का, मतलब 2 डिग्री हाइड्रोजन पहले निकल जाएगा। 2 डिग्री हाइड्रोजन पहले निकलेगा तो NO2 यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 CH NO2 और ये CH3। तो सर ये हाइड्रोजन नहीं निकलेगा क्या, ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, लेकिन ये बाद में निकलेगा, और बाद में निकलेगा तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे NO2 जोड़ने से वो माइनर प्रोडक्ट होगा। ये कौन सा है, ये मेजर प्रोडक्ट है। ये कौन सा प्रोडक्ट है, मेजर, ठीक है, नोट करो। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। यदि सल्फोनेशन की बात करें हम, तो एल्केन सांद्र H2SO4 सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया नहीं करती, ठीक है। जो एल्केन है वो सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया नहीं करती, क्यों, क्योंकि जो एल्केन है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होती है, बहुत ही कम क्रियाशील होती है, इसलिए ये सांद्र H2SO4 के साथ कोई क्रिया नहीं करती। फिर सर क्रिया कैसे होगी, देखो, यदि क्रिया करवानी है तो आपको फ्यूमिंग H2SO4 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, फ्यूमिंग H2SO4। क्रिया कराने के लिए फ्यूमिंग H2SO4 लेना होता है, ठीक है। यदि आपको क्रिया करवानी है तो आपको फ्यूमिंग H2SO4 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2SO4 क्या होता है, H2S2O7, इसको बोलते हैं फ्यूमिंग H2SO4। H2S2O7 इसको क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग H2SO4। क्लियर, सुनो, जैसे मान लो RCH2 और ये H थोड़ा सा स्टाइल से बना लिया,
और जब हम फ्यूमिंग H2SO4 लेंगे, क्या लेंगे, फ्यूमिंग H2SO4, मतलब लेंगे तो H2SO4 ही, लेकिन फ्यूमिंग होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा स्टाइल से बना लेंगे इस तरह से, SO3H, है ना, न्यू। अब क्या होगा, देखो ये यहाँ पे ये है ना, ये इसको लेके जाएगा, ये इसको लेके जाएगा, फिर ये इस पे अटैक करेगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, बाद में ये इसके ऊपर अटैक करेगा। थोड़ा सही बना ले, ये तो यहाँ पे बनेगा RCH2SO3H प्लस H2O, RCH2SO3H प्लस H2O। ठीक है बेटा, इस तरह से सल्फोनेशन होता है। तो याद रखना, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन तीनों ही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर आधारित है। मतलब तीनों ही FR-SR के टाइप समझ लो या उदाहरण समझ लो। ठीक, नोट करो। चलो, तो यहाँ पे मेन रिएक्शन तो हो जाती है। ठीक है, मेन रिएक्शन क्या है, एल्केन की मेन रिएक्शन है FR-SR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके 3 एग्जांपल है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। तो मेन रिएक्शन तो हो गई। इसके अलावा कुछ और रिएक्शन है, जैसे कंबसन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखो कंबसन रिएक्शन में क्या होता है, जो एल्केन होती है, एल्केन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, मतलब उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो क्या होता है, जब एल्केन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो दो चीजें बनती है, CO2 और वाटर। क्या बनता है, CO2 और वाटर। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में एल्केन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, दहन, दहन, दहन मतलब, दहन मतलब यही कंबसन। कहलाता है। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में एल्केन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन दहन कहलाता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब पूरी तरह से ऑक्सीडेशन हो जाए, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। दहन का मतलब जलाना भी होता है, जब इसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो उसी को हम दहन बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, देखो दहन के दौरान, दहन के दौरान एल्केन में, दहन के दौरान एल्केन में, दहन के दौरान एल्केन से, ऐसा लिखना चाहिए, दहन के दौरान एल्केन से CO2 और H2O बनता है। दहन के दौरान एल्केन से CO2 और H2O बनता है। दहन के दौरान एल्केन से क्या बनता है, CO2 और H2O। ठीक है, अच्छा, कितना CO2 बनेगा, कितनी H2O बनेगा,
तो जितने कार्बन होते हैं उतनी CO2 बनती है, और जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके आधे जल बनते हैं। ठीक है ना, जितने कार्बन होते हैं, जितने कार्बन होते हैं उतनी CO2 बनती है, तथा जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके आधे जल बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंबसन के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है, एक बार समझ लो। सबसे पहला क्या लिखा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में एल्केन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी कि पूरी तरह से ऑक्सीडेशन दहन कहलाता है, जिसे हम अंग्रेजी में कंबसन बोलते हैं। दहन के दौरान एल्केन से CO2 और H2O बनता है। अब CO2 H2O कितने बनेंगे, तो जितने कार्बन होते हैं उतनी CO2 बनती है, तथा जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके आधे जल बनते हैं। जितने कार्बन उतनी CO2 और जितने हाइड्रोजन उसके आधे जल। ठीक है, नोट करो, फिर मैं एग्जांपल से समझाता हूं। थोड़ा छोटा कर लें इसको। चलो कुछ एग्जांपल से आपको समझा देता हूं दहन कैसे होगा, है ना। जैसे सबसे पहला एग्जांपल मान लो आपने CH4 लिया, क्या लिया, CH4, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका दहन करवाया। क्या करवाया, दहन। तो दहन के दौरान क्या होगा, जितने कार्बन होंगे उतनी CO2 बनेगी। तो कार्बन कितना है, एक, तो एक CO2 बना दो, और जितने हाइड्रोजन है उसके आधे जल बनेंगे। तो हाइड्रोजन कितने, चार, चार का आधा कितना होता है, दो, मतलब दो बनेंगे जल, इस तरह से। ठीक है, चलो और देखो, जैसे मान लो C2H6, ये एथेन ले लिया, ये O2 और ये दहन। ठीक, क्या होता है, जितने कार्बन उतनी CO2, तो कितने कार्बन है, दो, तो दो CO2 बना दो, ये बन गई दो CO2। कितने हाइड्रोजन, 6, तो 6 का आधा बनेगा, मतलब 3, 3 H2O। ये तो सर बहुत आसान है, हाँ बहुत आसान है। ठीक है ना, और देखो जैसे C3H8 और ये O2 ले लिया। ठीक है ना, दहन करवा दो, कितने कार्बन, 3, तो 3 CO2 बना दो। कितने हाइड्रोजन, 8, तो 8 का आधा मतलब 4, 4 जल बना दो। ठीक है बेटा, इस तरह से एल्केन का दहन होगा। कुछ नहीं करना है, जितने कार्बन उतनी CO2 और जितने हाइड्रोजन उसके आधे जल। बाद में आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। सर ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करेंगे, वो भी आसान है। देखो इधर, यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन, 2, और यहाँ पे भी 2। देखो ये 2 एकम 2, ये एक है ना, एक, लेकिन आगे 2 लगा है, तो 2 एकम 2, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, मतलब टोटल कितनी हो गई, 4। तो आप इसमें आगे 2 का गुणा कर दो, ये 2 दूना 4, ये 2 और ये 2, 2 दूना 4, तो इधर भी 4, इधर भी 4, हो गई बैलेंस। अच्छा यहाँ पे देखो, ये 2 है और आगे भी 2 लगा है, तो 2 दूना 4, मतलब 4 इसमें है, और ये एक और आगे 3 लगा, तो 3 एकम 3, तो 3 इसमें और 4 इसमें, टोटल कितनी हो गई, 7। तो यहाँ पे 7 का गुणा कर दो, अब 7 दूनी 14 हो गई, तो 2 से भाग दे दो, ये बैलेंस हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे देखो 3 दूना 6, 3, देखो ये 2 और आगे कितना लगा, 3,
तो 2 तिया 6, 6 इसमें और ये 1 और ये 4, तो 4 एकम 4, तो 6 इसमें और 4 इसमें, कितनी हो गई 10। यहाँ पे 5 का गुणा कर दो, 2 5 10, ये बैलेंस हो गई। ठीक है, नोट करो, जल्दी नोट करो। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। जो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है ये कैटलिस्ट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कैटलिस्ट द्वारा। ये कैटलिस्ट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ओ तेरी, ये क्या हो गया? ये कैटलिस्ट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कैटलिस्ट द्वारा होता है। ये कैटलिस्ट द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होगा? कैटलिस्ट के द्वारा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉपर एफी ले रखे, ये कैटलिस्ट है। यहाँ पे मोलिब्डेनम ऑक्साइड ले रखा, यहाँ पे मैग्नीज एसीटेट ले रखा। ठीक है, क्या होता है सुनो। जैसे मान लो आपने कोई एल्केन ली, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन आपने कॉपर या एफी की प्रेजेंस में करवाया और साथ में ले लिया टेम्परेचर। साथ में क्या ले लिया? टेम्परेचर। ठीक है, तो कॉपर और एफी की प्रेजेंस में क्या होगा? ये जो एल्केन है ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में। ठीक, इस तरह से एल्कोहल। अच्छा, फिर से जैसे आपने यही एल्केन लिया है ना, और आपने कैटलिस्ट क्या ले लिया? मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ये। ठीक है, इसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हैं ना। तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा? ये जो एल्केन है ये एल्डिहाइड में बदल जाएगी। काय में बदल जाएगी? एल्डिहाइड में। मतलब एल्डिहाइड में इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फिर यदि आप मैग्नीज एसीटेट लेते हैं तो क्या होगा? जैसे मान लो RCH3 है ना, और यहाँ आपने ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। वैसे ये जो है ना, जैसे मोलिब्डेनम ऑक्साइड, मैग्नीज एसीटेट, ये यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, इसीलिए इसको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इसको कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन इसलिए बोला क्योंकि यदि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता तो CO2 और वाटर बनता। भाई किसी भी पदार्थ का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें CO2 और वाटर बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है? एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब जो ऑक्सीडेशन है वो कंट्रोल में है, तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, याद रखोगे। कॉपर और Fe की प्रेजेंस में क्या बनेगा? एल्कोहल। मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में एल्डिहाइड, और मैग्नीज एसीटेट की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट करो, आगे बढ़े। अगला है ऑक्सीडेशन बाय केमेनोफोर। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपने 1 डिग्री एल्केन लिया। क्या लिया? 1 डिग्री एल्केन। ये 1 डिग्री एल्केन है, और यहाँ पे ले लिया आपने KMnO4। KMnO4, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। अच्छा, मान लो आपने 2 डिग्री ले लिया, ये वाला 2 डिग्री हो जाएगा। 2 डिग्री एल्केन, इसमें ये कार्बन 2 डिग्री है ना, इसलिए 2 डिग्री एल्केन बोल रहे हैं। और यहाँ पे KMnO4, तो यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं होगी। सर क्यों नहीं हो रही रिएक्शन? क्योंकि एल्केन लेस रिएक्टिव होता है।
एल्केन कैसा होता है, लेस रिएक्टिव, इसीलिए तो एल्केन को अपन पैराफिन बोलते हैं। पैराफिन का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, कम क्रियाशील। तो एल्केन कम क्रियाशील होती है, इसलिए ये आसानी से रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए KMnO4 के साथ 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्केन रिएक्शन नहीं करती। लेकिन यदि आप 3 डिग्री ले लोगे, क्या ले लोगे, 3 डिग्री, जैसे ये देखो, ये जो मैंने एल्केन बनाया इसमें ये वाला कार्बन 3 डिग्री है। कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री है ना। और इससे यदि मैं हाइड्रोजन जोड़ देता हूं तो ये हाइड्रोजन हो जाता है एक्टिव। कैसा हो जाता है, एक्टिव। और अब यदि हम KMnO4 ले लेंगे तो KMnO4 इसका ऑक्सीडेशन एल्कोहल में करवा देगा। काय में करवा देगा, एल्कोहल में। मतलब एल्केन से क्या बना देगा, एल्केन से बना देगा एल्कोहल। क्या बना देगा, एल्कोहल। याद रहेगी बात। 1 डिग्री और 2 डिग्री रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि लेस रिएक्टिव है। लेकिन जो 3 डिग्री एल्केन है उसमें ये जो हाइड्रोजन है ये एक्टिव होता है। तो KMnO4 इसका ऑक्सीडेशन कर देगा काय में, एल्कोहल में, है ना। नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या होता है, जैसे अपन आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म, तो यहाँ पे क्या होगा, एक फॉर्म या एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होगा, एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होगा। या ये भी बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल कंपाउंड होगा वो आइसोमर में बदल जाएगा। देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, जैसे मान लो समझने के लिए मैंने N पेंटेन ले लिया। क्या ले लिया, N पेंटेन, ठीक है। और एरो पे लिख दिया निर्जल AlCl3 और साथ में ले लिया HCl। तो ये जो N पेंटेन है ना, ये इसके आइसोमर में बदल जाएगा। इसके आइसोमर कौन होते हैं, देखो N पेंटेन का एक आइसोमर तो आप ये बना सकते हो, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन प्लस एक आप ये बना सकते हो, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप नंबर दोगे तो 1 2 3 4 और यहाँ पे दोगे तो 1 2 3। यहाँ पे 4 कार्बन को नंबर मिला इसलिए ब्यूट, यहाँ पे 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप। तो रूट वर्ड अलग अलग है इसलिए इनमें चेन आइसोमर होगी। क्या होगी, चेन आइसोमर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर है। क्या है, चेन आइसोमर। यहाँ पे लिख दूं, वैसे तो तीनों ही बोलना चाहिए, एन पेंटेन, फिर आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन तथा नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, है ना, तथा नियोपेंटेन एक दूसरे के चेन आइसोमर, एक दूसरे के चेन आइसोमर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप निर्जल LCl3 या HCl लेंगे तो एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होगा, या ये हो सकता है कि एक आइसोमर दूसरे आइसोमर्स में बदल जाए, ठीक। जैसे यहाँ पे जो N पेंटेन है वो आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन में कन्वर्ट हो गया, है ना। इसी को बोलते हैं आइसोमराइजेशन, यानी कि समावयवीकरण। नोट करो। चलो अगला देखते हैं। अगला है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में क्या होगा, जो नॉर्मल फॉर्म होगा, मतलब जो नॉर्मल चेन फॉर्म होगा
वो एरोमेटिक कंपाउंड में बदल जाएगा, है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे एलिफेटिक एल्केन, एलिफेटिक एल्केन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। ठीक है, एलिफेटिक एल्केन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है, मतलब एरोमेटाइजेशन के दौरान क्या होगा, जो नॉर्मल एलिफेटिक एल्केन है वो एरोमेटिक कंपाउंड में बदल जाएगा। ठीक, कैसे बदलेगा समझो इधर। जैसे मान लो आपने ले लिया एन हेक्सेन, क्या ले लिया, एन हेक्सेन। अब मेरे को पता है कि एन हेक्सेन में 6 कार्बन है, एन हेक्सेन में कितने कार्बन है, 6। साथ में यहाँ पे याद रखना किसकी प्रेजेंस में होता है ये काम, तो आप V2O5 ले लो, ठीक है, या Al2O3 ले लो, सॉरी V2O5 ले लो या Cr2O3 ले लो, है ना। V2O5 को बोलते हैं वेनेडियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, वेनेडियम ऑक्साइड। और Cr2O3 को बोलते हैं क्रोमियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड। और एक और ले सकते हैं आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड, क्या ले सकते हैं, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम मोलिब्डेनम ऑक्साइड। ठीक है, क्या क्या, V2O5 या क्रोमियम ऑक्साइड या मोलिब्डेनम ऑक्साइड। इनकी प्रेजेंस में क्या होगा, एरोमेटाइजेशन। कैसे होगा, देखो बहुत आसान है। एन हेक्सेन, एन हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं, एन हेक्सेन में होते हैं 6 कार्बन। कितने कार्बन होते हैं, 6। तो 6 कार्बन का आप एरोमेटिक कंपाउंड क्या बनाओगे, भाई सबको पता है 6 कार्बन का एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन होता है, तो आप बेंजीन बना दो। 6 कार्बन वाला एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, बेंजीन। तो यहाँ पे बेंजीन बन गई, क्या बन गई, बेंजीन बन गई। अच्छा सर 7 कार्बन होते तो, ये लो 7 कार्बन ले लो, 7 कार्बन मतलब एन हेप्टेन, एन हेप्टेन, एन हेप्टेन। इसका मतलब ये ऊपर जो है वही ले रखा है यहाँ पे, है ना, ये। तो क्या बनता, देखो 6 कार्बन की तो रिंग बना दो, 6 कार्बन की तो रिंग बना दो, बना दी। अरे यार 6 कार्बन की तो रिंग बना दो, बना दी रिंग, देखो अब भी सही नहीं बनी। अरे यार ठीक, अब ठीक है। तो 6 कार्बन की तो रिंग बना दी, लेकिन एन हेप्टेन में 7 कार्बन है, तो एक कार्बन आप इस तरह से ऊपर लगा दो, ये क्या बन गया, टोलुइन, क्या बन गया, टोलुइन। सर 8 कार्बन होते तो, 8 कार्बन होते तो एक और यहाँ बगल में CH3 लगा देते, ठीक है ना, नहीं आया समझ में। यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन की हमने रिंग बना दी। यहाँ पे 7 कार्बन है, तो 7 में से हमने 6 कार्बन की तो रिंग बना दी और एक को ऐसा ऊपर जोड़ दिया। और यदि 8 कार्बन होते तो एक और साइड में लगा देते, ठीक है ना, नोट करो। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ स्टीम। स्टीम मतलब होता है भाप, स्टीम मतलब क्या होता है, भाप, यानी कि भाप के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, भाप के साथ अभिक्रिया। ठीक है, भाप के साथ अभिक्रिया कैसे होगी, जैसे मान लो आपने CH4 लिया, क्या लिया, CH4, और भाप मतलब वाटर ले लो,
सर ये तो वाटर है, ये भाप कब से हो गया? अरे भाई क्या होता है, जैसे पानी है, पानी को हम गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे भाप बनता है ना, तो जो भाप है वो भी तो एक प्रकार से वाटर ही है। तो हमने वाटर लिया हुआ है स्टीम की जगह पे, ठीक है। अच्छा, साथ में निकल कैटलिस्ट लेना पड़ेगा और टेम्परेचर ले लो, तो यहाँ पे गर्म कर दो इसको इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा प्लस 3H2 बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2, ठीक है। दो ये और दो ये 4, तो ये 3 दून 6, सॉरी 4 ये और 2 ये 6 है ना, तो 3 दून 6, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड और ये बन गया हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो याद रखना ये जो मेथड है इसका उपयोग हाइड्रोजन गैस को इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाने के लिए करते हैं। ये जो मेथड है स्टीम के साथ रिएक्शन, इसका उपयोग हाइड्रोजन गैस को इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, नोट करो। और कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं, निकल, है ना। चलो आखिरी देख लो, पायरोलाइसिस या क्रैकिंग। पायरोलाइसिस का मतलब होता है तापीय अपघटन, मतलब टेम्परेचर के द्वारा तोड़ना। पायरोलाइसिस मतलब, पायरोलाइसिस का मतलब होता है थर्मल डीकम्पोजिशन। ये थर्मल डीकम्पोजिशन, ये थर्मल डीकम्पोजिशन यानी कि तापी अपघटन है। क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब तापी अपघटन है। तापीय अपघटन है मतलब ताप की उपस्थिति में अपघटन होगा, जब आप इस पे हाई टेम्परेचर लगाओगे तो टूटेगा, उसी को बोलते हैं तापी अपघटन, थर्मल डीकम्पोजिशन। इसी को पायरोलाइसिस कहते हैं और इसी को क्रैकिंग बोलते हैं। इसी को पायरोलाइसिस बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, क्रैकिंग, ठीक है। थर्मल डीकम्पोजिशन कैसे होता है सुनो, थर्मल डीकम्पोजिशन कैसे होता है सुनो। देखो जैसे मान लो, ये वाला लेते हैं, जैसे मान लो आपने एल्केन का थर्मल डीकम्पोजिशन करवाया, क्या करवाया, एल्केन का थर्मल डीकम्पोजिशन करवाया। थर्मल डीकम्पोजिशन करवाने के लिए आपको हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे एल्केन प्लस एल्कीन प्लस H2 बनेगा, क्या बनेगा, एल्केन प्लस एल्किन प्लस H2। सर एल्केन से एल्केन कैसे बनेगा, भाई मान लो कोई बड़ा एल्केन है, जैसे मान लो 7-8 कार्बन वाला एल्केन है, तो उसके टुकड़े होंगे तो छोटे छोटे एल्केन बन सकते हैं ना। यदि कोई 8 कार्बन वाला एल्केन है और उसके मान लो 2 टुकड़े हो जाए, तो 4-4 वाले 2 बन जाएंगे ना छोटे छोटे, ठीक है। इसी प्रकार तो एक बड़े एल्केन से एक छोटा एल्केन, एक छोटी एल्कीन और H2 बन सकता है, क्लियर। अच्छा कैसे बनेगा, देखो जैसे जैसे मान लो आपने थर्मल डीकम्पोजिशन करवाया और थर्मल डीकम्पोजिशन के समय, थर्मल डीकम्पोजिशन के समय कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा। कौन सा बॉन्ड टूटा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे बनेगी एल्केन, एल्केन प्लस H2, एल्केन प्लस H2। अच्छा मान लो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटा, आपने हाई टेम्परेचर लगाया और हाई टेम्परेचर लगाने पे कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटा, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटा। तो कार्बन कार्बन के बीच का जब बॉन्ड टूटेगा
तो इसमें एल्केन और एल्कीन बनेगी, एल्केन और एल्कीन बनेगी। याद रहेगी बात। जब कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो एल्केन प्लस H2 बनेगी। कुछ गलत तो नहीं बता रहा हूं मैं। वही तो बोल रहा हूं, कुछ गलती हो रही है। यहाँ पे एल्कीन आएगा। क्या आएगा? एल्कीन। ठीक है। जब कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो एल्कीन और H2 बनेगी, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो एल्केन और एल्कीन बनेगी। याद रहेगी बात। कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या बनेगा? कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ोगे तो एल्कीन और H2 बनेगा। क्या बनेगी? एल्कीन और H2। लेकिन यदि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटा तो क्या बनेगा? एल्कीन और एल्केन। एल्कीन और एल्केन। अच्छा, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन है ना, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये दूसरा पेन ले दो। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर आधारित है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर आधारित है, मतलब जो थर्मल डिकम्पोजिशन है इसकी जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल पर आधारित है। कैसे? देखो क्या होगा, जब हाई टेम्परेचर लगाओगे तो ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा, और जब बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएगा, एक हाइड्रोजन के पास आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे एक इस कार्बन के पास और एक इस कार्बन के पास। तो इसमें फ्री रेडिकल बनेंगे। क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल। और जब दो फ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे तो उस समय एल्केन, एल्कीन या H2 इस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और इसमें याद रखना, थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जैसे मान लो कोई लिक्विड हाइड्रोकार्बन है। क्या है? लिक्विड हाइड्रोकार्बन। तो उसको हम तोड़ के गैसीय हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई मान लो बड़ा हाइड्रोकार्बन है, जैसे मान लो 5 से ऊपर वाला है। ठीक है, 5 से ऊपर वाला है, जैसे मान लो 6 वाला है, तो वो लिक्विड होता है। जब उसको तोड़ोगे तो हो सकता है कि 2 कार्बन या 3 कार्बन इस तरह से, या 1 कार्बन इस तरह से अलग अलग कंपाउंड बने। जैसे मान लो 6 कार्बन है, आपने तोड़ा तो एक 2 कार्बन वाला बन गया, एक 4 कार्बन वाला बन गया। भाई 6 को तोड़ोगे तो मान लो एक 2 वाला बन गया, एक 4 वाला बन गया, तो दोनों ही गैस फॉर्म में आ गए। यानी कि इस विधि द्वारा हम लिक्विड हाइड्रोकार्बन को गैसियस हाइड्रोकार्बन में बदल सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख दूं। इसके द्वारा लिक्विड हाइड्रोकार्बन, लिक्विड हाइड्रोकार्बन, लिक्विड हाइड्रोकार्बन को, लिक्विड हाइड्रोकार्बन को गैसियस हाइड्रोकार्बन में बदलते हैं। ठीक है, इसके द्वारा मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन के द्वारा, इसके द्वारा लिक्विड हाइड्रोकार्बन को गैसियस हाइड्रोकार्बन में बदलते हैं। ठीक है बेटा, नोट करो। तो यहां पर
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारी एल्किन की केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग एल्किन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।